6 को कहाँ कर रही है? चलो अब हल, ए बाबू अब आवाज यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 8 अनुपात। अनुपात का तो सिंबल ये होता है, समानुपात का ये सिंबल होता है। समानुपात माने बराबर होता है, अनुपात माने बट्टा होता है, तो हम लोग जानते हैं। तो 8 अनुपात 21 समानुपात 31 अनुपात 13 अनुपात 31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपात हो जाए। समानुपात माने आप लोग समझे होंगे क्या, कि देखने में भले ही अलग अलग हो लेकिन दोनों का मान क्या हो, अगर रेशियो से काट दिया जाए तो उसका वैल्यू बराबर हो। जैसे 3/7 है और इसका बराबर 21/49, ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, समानुपात है। यानी कि इस तरह समानुपात का सिंबल दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि 7 से काटेंगे तो 7 21, 7 49, 3/7 आया ना। तो अभी देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अगर इसको समानुपात माने बराबर होता है, तो क्या जोड़ दें इसमें कि समानुपात बन जाए। तो देखिए 8/21 अनुपात मतलब बटा, और समानुपात बराबर, समानुपात मतलब क्या होता है, बराबर 13/31। इसमें क्या जोड़ा जाए, देखो अभी समानुपात है, 8 भी 21 है, काट करके दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। कर रहे तो हो रहा है, नहीं बराबर आ रहा है, इसलिए कुछ इसमें जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कुछ x जोड़ा जाए इसमें, ताकि उसमें समानुपात क्या हो जाए, दोनों का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी एक दूसरे के वो समानुपात हो जाए। तो देखते हैं हम लोग x जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 8 गुने 31 हो जाएगा, अब प्लस ऐसे कर देते हैं 8 प्लस x अब इंटू 31 प्लस x बराबर 13 प्लस x इंटू 21 में 21 प्लस x, ये हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो 8 8 24 होगा ना। 8 से गुना करेंगे तो 8x यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस 31x, 31 था ना, 13 था कि यहाँ 31 था, 31x अब प्लस x स्क्वायर हो गया। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 13 कम 13 के 3 हाथ से बचा 1, और 13 दूना 26 है 1 27, और प्लस 13x। अब x से गुना करेंगे, प्लस 21x और प्लस x स्क्वायर। तो देखिए दोनों तरफ x स्क्वायर दोनों तरफ दिया हुआ है, तो x स्क्वायर क्या हो गया, कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं दोनों तरफ। जैसे अगर कोई समीकरण दिया रहता है 4x प्लस 6 बराबर 7x प्लस 3 रहेगा, चाहे यहाँ पे रहेगा 2 रहेगा 6 रहेगा, 6 क्या होता है, कट जाता है, क्योंकि यहाँ प्लस से माइनस में जाएगा तो क्या हो, 0 हो जाएगा, नहीं कट जाएगा। समझ में आ गया ना बात, यहाँ पे कट गया। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं आगे कितना हो जाएगा। देखो जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर देते हैं, जो वेरिएबल है उसको एक तरफ कर देते हैं। कांस्टेंट मतलब कि वो अचर पद, और वेरिएबल मतलब चर पद। तो चर पद और अचर पद को एक तरफ करते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये है अचर पद और ये भी अचर पद है, तो कौन ज्यादा है, ई ज्यादा है ना, तो इसको इधर भेज देते हैं। अभी दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31 और 8 39, 39x और बराबर 2 7 3 माइनस 2 4 8। क्या माइनस बोल रहे हो, और इधर भी x कर रहे हैं, और प्लस देखिए यहाँ पे कितना बच गया, 31, 13 और 21 कितना होता है, 34, 34x हो गया ना। इसको इधर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 39 में से 34 घटेगा तो 5x हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो गया, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 घटा 5, ये बच गया 25, बचा ना 25, तो 5 5 25, यानी कि x की जगह 5 रखेंगे, अगर x की जगह 5 जोड़ेंगे इसमें, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा समानुपात हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए यहाँ पे कि 8 प्लस 5 कर दिए और बटा 21 प्लस 5 कर दिए बराबर 13 प्लस 5 किए और 31 प्लस 5 किए। अब देखो 8 5 कितना हुआ, 13, 21 5 26, ठीक है। ये 13 5 कितना हुआ, 13 5 18 और 31 5 36। देखो समानुपात है कि नहीं, काटेंगे कितना हुआ जी, हाँ 13 दूना 26, यानी 1/2 आया, इसको भी 13 दूना 26, ये 1/2 आया, 18 दूना 26 हुआ ना जी, तो क्या हुआ दोनों 36। हाँ तो एक दूसरे के क्या हो गया, समानुपात हुआ कि नहीं हुआ। तो वह संख्या था x जिसमें इतना अनुपात और इतना अनुपात में जोड़ने पर दोनों आपस में समानुपात हो जाते हैं।
समझ में आ गया बात? और पूरा बड़ा स्टॉप वाला ना करना चाहिए जी, बीच वाला इसको कर नहीं आता है। पहले स्टार्ट था अभी बंद हुआ, चालू हो गया। देखो यहाँ पे चल रहा है ना, काउंटिंग हो रहा है 1 2। देखो 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो यहाँ तो देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, यानी कि 7/13 में क्या जोड़ेंगे, तो x जोड़ देंगे, कुछ जोड़ देंगे, x y z जो भी मानना हो, m जोड़ दीजिए, कुछ भी जोड़ दीजिए, तो उस अनुपात क्या हो जाता है, 2/3 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 21 प्लस 3x बराबर 26 और प्लस 2x इधर जाएगा तो यहाँ x बच जाएगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ 5 बच जाएगा, यानी x की जगह 5 जोड़ेंगे तो यह अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। कैसे देख लो, यहाँ पे एग्जांपल भी देख लो कि 7 पहले था और इसमें 5 जोड़ दिए, फिर यहाँ 13 पहले था और इसमें 5 जोड़ दिए, तो अनुपात कितना हमको होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। तो 7 5 कितना होता है, 12, अब 13 5 18, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 2/3 हुआ ना। तो वह संख्या x था जो 7/13 में दोनों पद में जोड़ा गया आंसर हर में, तो अनुपात बदल गया 2/3। ठीक है, हो गया। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या कितना था वही 13 नंबर था, और कौन सा बुक था, अरिहंत प्रकाशन। अरिहंत प्रकाशन बुक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु जो है उसका अनुपात 2:3 है ना। तो इसको मान लेना है, क्या मान लेना है, पुनीत का जो आयु है, पुनीत की आयु है 2x और अप्पू की आयु है 3x, है ना। और दोनों जब अनुपात में है तो 3 वर्ष बाद, अच्छा एक चीज बताइए हमको कि आज मेरा उम्र है मान लीजिए 22 साल है और आपका उम्र है 15 साल है, तो 3 वर्ष बाद हम लोग का आयु क्या होगा, 25-18 होगा, यानी कि दोनों में जुड़ेगा, है ना। तो उसी तरह कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी 3 वर्ष दोनों में जुटेगा, है कि नहीं। तो देखिए दोनों अनुपात में दिया है ना, तो क्या होगा 2x/3x और प्लस कितना जुटेगा, 3 वर्ष बोल रहा है बाद ना, तो 3 और प्लस 3, उनके आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 3/4 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके निकालना है, कितना 8x और प्लस 12 बराबर 9x और प्लस 9 होगा ना। देखो ये इधर चल जाएगा तो इधर बच जाएगा कितना x, ये 9 इधर चल जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, यानी x का वैल्यू 3 आया। लेकिन पूछ रहा है कि पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है, पुनीत की, तो ये तो वर्तमान आयु था ना उस समय जब माने थे, तो पुनीत की वर्तमान, ये ऊपर पुनीत है नीचे अप्पू है, तो पुनीत की बोल रहा था 3 दूना 6, क्योंकि x की जगह क्या है, सॉरी x की जगह 3 है, तो पुनीत की वर्तमान आयु कितनी थी, तो 2x थी, और 2 का 2 और x की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, क्योंकि 3 वैल्यू आया, तो 6 वर्ष इसका आंसर आएगा। पुनीत का आंसर कितना हो, कितना वर्ष हो गया वर्तमान आयु, 6 वर्ष। ठीक है, और एक चीज और हम लोग करके बनाते थे, कैसे, XY करके बनाते थे, करते थे ना 10th में, और ऐसे दूसरे तरीका से हम लोग बनाते थे कि पुनीत की आयु मान लीजिए कितना था, पुनीत का मान लेते थे x और अप्पू की मान लेते थे y, एगो x मान लेते थे, एगो y मान लेते हैं, और कहता था क्या कि उनके आयु, वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 2:3, यानी x/y बराबर कितना था, 2/3, ऐसे करते थे। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x - 2y बराबर 0, इस समीकरण फर्स्ट हो जाता था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की ओर हो जाता था। अभी हो गया 1 चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, है कि नहीं। दूसरा केस में क्या बोल रहा था कि 3 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात इतना हो जाता है, यानी x + 3 बटे y + 3 बराबर कितना हो जाता है अनुपात, 3/4। इससे भी वो समीकरण निकलेगा, और दोनों समीकरण निकाल के फिर x y का वैल्यू निकाल करके हम लोग पुनीत और अप्पू की आयु निकालते थे। तो ये देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, लेकिन ये जो हो गया शॉर्ट में हो गया, बहुत जल्दी बन जाएगा, नहीं बन गया, वो चीज है। चलो
नेक्स्ट प्रश्न, चलो एक पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 14 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक थैली में एक बड़ा सा थैला है, एक बड़ा सा थैला है, इधर बांधने वाला रस्सी को खींच के बांधने वाला रहता है ना। तो एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसा तथा 10 पैसा के कुछ सिक्का डाला हुआ है। कितना सिक्का है हमको पता नहीं है, लेकिन डाला हुआ है। 10 रुपया का भी है, सॉरी 10 पैसा का भी है, 50 पैसा का भी है, 1 रुपया का भी है। और जो सिक्का का अनुपात दिया है, किस किस अनुपात में डाला हुआ है, तो 3 क्रमशः लिखा है ना, सिक्कों का अनुपात इतना है। अच्छा, क्रमशः वही समझ लो। तो अगर 1 रुपये वाला का अनुपात कितना है, 3, 50 पैसे वाला 4 और 10 पैसे वाला 8 है। ठीक है, कहने का मीनिंग है कि अगर थैली में 1 रुपये वाला 3 को डाला होगा, तब 50 पैसा वाला 4 को डाला होगा और 10 पैसा वाला 8 को डाला होगा। अगर 1 रुपया वाला 6 को डाला होगा, तो 50 पैसा वाला 8 को डाला होगा और 10 पैसा वाला 16 को डाला होगा। यानी कि 3:4:8 में है। यदि इस थैली में कुल धन, जितना थैली में पैसा डाला गया है, अगर 116 रुपया हो, तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी इसमें, है ना। उसमें 10 पैसा का भी सिक्का डाला हुआ है, 50 पैसा का भी डाला हुआ है और 1 रुपया का भी डाला हुआ है। लेकिन इसका केवल अनुपात दिया है कि 3, 4 और 8 के अनुपात में दिया है। और कुल धन इस थैली में जो है, कुल धन है वो कितना है, 116 रुपया है। तो 10 पैसों के सिक्का कितना होगा, 10 पैसों के सिक्का कै गो होगा इसमें, है ना। तो देखिए यहाँ पे रुपया को रुपया के साथ कैलकुलेट करेंगे और अनुपात को, सबको अगर जोड़ेंगे, कुल बराबर कुल, अनुपात जब भी रहता है तो कुल बराबर कुल करते हैं। यानी इतना बराबर क्या होगा, 116 रुपया। पूरा अनुपात क्या है, कुल मतलब क्या, पूरा 3, 4, 8, यानी कुल इसका कितना होगा, 8, 4, 12, 3, 15। अब यहाँ कुल रुपया कितना हो रहा है, 116 हो रहा है, यही ना हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। एक चीज हम लोग समझ लीजिए कि जब भी कोई चीज को कैलकुलेशन करेंगे, तो पैसा के साथ पैसा को जोड़ घटाव करेंगे, करते हैं कि नहीं, नंबर को नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ एक पैसा है, यहाँ रुपया है, तो पहले क्या करेंगे, या तो सबको हम रुपया में कन्वर्ट कर दें, या तो सबको हम पैसा में कन्वर्ट कर दें। क्योंकि पैसा के साथ पैसा को कैलकुलेट जोड़ घटाव करेंगे, रुपया के साथ रुपया करेंगे, तो इसमें कुछ पैसा भी है, कुछ रुपया भी है। तो मान लीजिए ये रुपया हम इसको पैसा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर पैसा में करेंगे तो 100 पैसा हो जाएगा, कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है ना। तो मान लीजिए सिक्कों की संख्या बराबर x हो गया, संख्या बराबर क्या हो गया, x हो गया, मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर 1 रुपया के वाला क्या है, 3 का अनुपात है ना, तो 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, 100 पैसा, यानी 100x हो जाएगा। अभी कितना अनुपात में है, 3 अनुपात में है, तो गुने 3, ठीक है। और प्लस 50 पैसा वाला कितना है, 50 पैसा वाला 50x और प्लस गुना 4 हो जाएगा, 4 अनुपात में दिया है। इसके बाद 10 पैसा वाला जो है 10x और गुने 8 हो जाएगा, बराबर कुल मिलाकर कितना रुपया है, 116 रुपया है। लेकिन इसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे, 116 रुपया को पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, गुना 100 कर देंगे, यानी 116 गुना 100 कर देंगे। अब इसके बाद जो हमको x का वैल्यू आएगा वो पैसा का आएगा, लेकिन देखेंगे अनुपात कितना है, ठीक है। सिक्कों की संख्या का वैल्यू आएगा x हमारा, लेकिन कह रहा है कि हमको 10 पैसा वाला सिक्का क्या होगा, 10 पैसा वाला पूछ रहा होगा ना, तब हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 300x हो जाएगा, अब प्लस 200x अब प्लस 80x हो गया, बराबर कितना हो गया, 11600। कैलकुलेट अगर और करते हैं, 300, 200, 500, 580 हो गया, यहाँ पे 580x हो गया और बराबर 11600। 10 से 10 कट जाएगा और ये 20 बार में कट जाएगा, कटेगा ना। तो x की संख्या, x की वैल्यू मुझे कितना आया, 20 आया ना। तो पूछ रहा है कि 10 वाला सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 10 वाला। तो कितना अनुपात में 10 वाला था, 10 वाला कहाँ था, ये था ना, 10 वाले सिक्कों की संख्या। तो क्या करेंगे, 10 गुने x प्लस गुने 8 था, तो 10 का 10 ऑलरेडी है ही, x का वैल्यू कितना आया, 20 आया, सॉरी 8x हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 8x। तो कितना आएगा, 8 और 10, x की संख्या कितना आया है, 20, तो कितना होगा 160।
तो सिक्कों की संख्या 10 वाला सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 160 को होगी। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? नहीं। तो यही इतना आसान था, बहुत हार्ड नहीं था। पहले क्या था, हमको करना था कि जितना भी सबको कन्वर्ट रुपया में कर दीजिए, चाहे तो सबको पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर ये 1 रुपया था तो यहाँ 1 रहने देते, तो इसको पैसा में रुपया में कन्वर्ट करते थे। यहाँ 50/100 करना होता, हमको रुपया में कन्वर्ट हो जाता। यहाँ पे 10/100 करना होता, तब रुपया में कन्वर्ट होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से गुना नहीं करते, 116 ही रहने देते, है कि नहीं? तो इसके बाद हमको जो कैलकुलेट किए, x का वैल्यू आया, x बराबर 20 आया। तो सिक्कों की संख्या कितना आया? 20। लेकिन 20 तो सिक्कों की संख्या आया, लेकिन 10 वाला कितना अनुपात में था? 8 अनुपात में था। तो यानी 8x, तो 8 गुने 20 बराबर 160। ठीक है, हो गया। देखो 15 नंबर में जो प्रश्न है आपका कि ए तथा बी की आय का अनुपात दिया है 4:3 तथा इसके व्यय का, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च होता है ना? तथा इसके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की बचत 300 रुपया है तो ए की आय कितनी थी? तो देखिए, बचत कब होता है? बचत तब होता है जब आय ज्यादा हो, खर्च कम हो, तब बचत होगा, है ना? तो बचत बराबर हमारा फॉर्मूला क्या निकलेगा? वो कि आय माइनस व्यय बराबर बचत। होगा कि नहीं होगा? बचत कैसे होगा? आय ज्यादा रहेगा, 10,000 आ रहा है हमको इनकम, अगर नौकरी में 10,000 मिल रहा है, 20,000 बेचारा मिल रहा है, उसमें से 5,000 खत्म हो जा रहा है, तो बचत कितना होगा? 15,000 होगा ना? तो देखो, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर आय बराबर मान लेते हैं, आय बराबर x और व्यय बराबर मान लेते हैं कितना? y मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो आय का अनुपात क्या दिया है? 4:3 और व्यय का अनुपात दिया है कितना? 3:2। तो आय यहाँ पे ई होगा और व्यय ई हो गया। आय यहाँ व्यय, सॉरी, ए का आय कितना होगा? 4 और बी का आय होगा 3। ए का व्यय जो है यानी खर्च होगा 3 और बी का खर्च होगा 2, है कि नहीं? तो देखिए, अगर ए की बात कर लेते हैं तो आय बराबर क्या लिखेंगे? 4x माइनस 3y। अब बच रहा है कितना? 300 बच रहा है कि नहीं? इसके बाद देखिए, बी का आय कितना है? 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 3x और व्यय इसका खर्च कितना है? 2y। अब बच कितना रहा है? 300। दोनों को 300 बच रहा है, प्रत्येक की बचत बोल रहा है ना, यानी दोनों को बच रहा है 300 रुपया। 2 आदमी थे और दोनों का अनुपात दिया है आमदनी का और खर्च का, और बच रहा है दोनों को कितना? 300 रुपया। तो 2 समीकरण बन गया। इसको अब हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको पूरे में 2 से, इसमें नहीं, 4 और 3 कर रहा है ना, तो चाहे तो हम इसको डायरेक्ट दोनों में 2 से कर देते हैं और इसको 3 से कर देते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ करेंगे अगर, तो देखिए क्या होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8x और माइनस 6y। अब यहाँ पे करेंगे तो 9x और माइनस कितना? 6y होगा ना, बराबर 2 से इसमें भी गुना करेंगे तो कितना होगा? 600 और इसमें 3 से गुना करेंगे तो 900। देखिए यहाँ पे कटने वाला है कुछ, माइनस, अगर घटाएंगे तो क्या है? माइनस प्लस माइनस, क्योंकि घटाने पर साइन नीचे वाला क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो ये दोनों खत्म हो गया, बचा मेरे पास कितना? माइनस x बचा, इतना माइनस 300। तो x का वैल्यू कितना आया? 300। x का वैल्यू, x का बराबर कितना वैल्यू आया? 300 आया। तो y का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो अगर हम y का वैल्यू, x का क्या पूछ रहा था? तो बचत इतना है, तो a की आय, तो आय तो वही था ना, तो आय बराबर 300, लेकिन a की आय पूछ रहा है। इतना अभी काम खत्म नहीं है, इसको जीव नहीं भरा है अभी चाहता है कि आओ हमको कैलकुलेट करो। तो क्या करेंगे कि a की आय का कितना था अनुपात बाबू? 4x था ना, तभी तो x का वैल्यू आया है 4, लेकिन a की आय पूछ रहा है, तो a की आय कितना था? 4x था, आय 4x था ना, तो 4 गुने x यानी 4 और x का वैल्यू कितना है? 300, यानी कि 1200 रुपया a की आय थी। ठीक है, 1200 रुपया a की आय थी। और व्यय निकालेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। y के वैल्यू में अगर 3 से गुना कर देंगे तो दोनों का अंतर करेंगे तो 300 हमारे पास अपने अपने आ जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि बचत कब होता है? आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है। तो हम लोग माने थे आय को x, व्यय को y माने थे।
फार्मूला पर पुट करके दो चर वाले रैखिक समीकरण दो बन गया, तो दोनों का वैल्यू निकल गया, y एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। हमको पूछ रहा था a के बारे में, तो ऑलरेडी i बराबर क्या माने थे x, तो i ही पूछ रहा है, तो i कितना है 4x है, यानी 4x बराबर इतना आंसर। कोई दिक्कत? चलो देखियो प्रश्न नंबर 16 नंबर है कि 17 रुपया को PQR में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश, त्रुटि मतलब गलती से, उसको बांटना था 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में, लेकिन गलती से वो बांट दिया पैसा को 117 रुपया को 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया, गलती हो गया उसको बांटने में पैसा, है ना। तो कह रहा है कि गलती से जो पैसा बांटा गया, तो इसमें से सबसे ज्यादा लाभ किसको किसको होगा, पी को होगा कि क्यू होगा कि कोई के नहीं होगा कि सबको होगा। ये पूछ रहा है कि जब त्रुटिवश बांटा गया 2 3 4 के अनुपात में, तो फायदा किसको हुआ होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुल बराबर कुल, कुल अनुपात बराबर कुल रुपया करेंगे ना, लेकिन यहाँ कुल रुपया अनुपात में दिया हुआ है, तो अनुपात को हम चाहेंगे क्या करें, कोई वास्तविक संख्या कोई प्राकृतिक संख्या में बदल दे, है ना। तो अनुपात में को हम लोग प्राकृतिक संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा बाबू, यानी कि सोल्व करते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं कि 1/2 है 1/3 है और 1/4 है, तो तीनों का एलसीएम अगर लेंगे 2 3 4 का, तो इसका एलसीएम कितना होगा 12 होगा, 12 होगा ना। तो सब में 12 से गुना करिए ताकि हमारा जो भिन्न है फ्रैक्शन में है वो कैच में चल जाए, प्राकृतिक संख्या में बदल जाए, है ना, नेचुरल नंबर में। तो 1/2 गुने 12 अनुपात 1/3 गुने 12 अनुपात 1/4 गुने 12 हुआ ना, तो 6 हो गया, यहाँ हो जाएगा 4, अब यहाँ हो जाएगा 3। अब जो भिन्न हो गया, अब कितना भिन्न में बदल गया, 6:4:3 में बदल गया, 6:4:3 में बदल गया। यही वाला सेम टू सेम यही चीज है, यहाँ भी सेम टू सेम यही चीज है वह यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे कहाँ देख रहे सोनाली है, तो यहाँ बोर्ड है, नीचे बोर्ड है पैर के पास, समझ में आता है। तो ये अनुपात कितना हो गया, आप देखिए यह कुल बराबर कुल कर सकते थे, लेकिन भिन्न था तो हमको जोड़ घटाव करने में कैलकुलेशन दिक्कत हो सकता था, है कि नहीं, ज्यादा टाइम लगता था। तो कुल बराबर कुल कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे x मान लीजिए x, ठीक है, मान लीजिए जो पैसा दिया जाना था वो 100 रुपया दिया जाना था, तो सब कितना कितने अनुपात में था, 6 4 और 3 के अनुपात में था, और कुल बराबर पैसा कितना था 117 रुपया था, यही था ना। तो यहाँ पे हो गया P का, यहाँ Q का हो गया, यहाँ R का हो गया, PQR का, यही ना PQR 3 आदमी है, तो P को जो दिया जाएगा 6 के अनुपात में, Q को 4 के अनुपात में और R को 3 के अनुपात में, इसको जोड़िए तो कितना होगा 13, तो 13x बराबर 117, तो x का वैल्यू क्या होगा 13 से x का वैल्यू कितना आया 9 आया। तो P को कितना दिया जाएगा, यहाँ पे देखिए P को कितना दिया जाएगा 9 छक्का 54, Q को कितना दिया जाएगा 9 चौके 36, R को कितना दिया जाएगा 9 तिया 27, इतना इसको देना था। P जो आदमी था उसको 54 रुपया देना था, Q वाला आदमी को 36 रुपया देना था, और R वाले आदमी को 27 रुपया देना था, लेकिन गलती इसका अनुपात में हो गया, इतना अनुपात में देना था इस अनुपात में बदल गया। तो देखिए अगला बार में क्या होता है कि जब नया अनुपात में दिया गया तो कुल बराबर कुल फिर करेंगे, यानी कि 2x प्लस 3y प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यार, 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा 1 1 7। तो देखो 5 और 7 5 और 4 9, यानी 9x बराबर कितना हुआ 117। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, यहाँ हो गया 13। तो यहाँ पे कितना किसका किसका वैल्यू था बाबू, ये था यहाँ पे P का वैल्यू, यहाँ Q का वैल्यू, यहाँ R का वैल्यू, यही था ना। तो देखिए P को कितना मिलेगा 13 दूना 26, यहाँ P को कितना मिला था 54, यहाँ मिला कितना 26, को घट्टा लग गया, ये गलती से दिया गया उसको नुकसान हो गया। Q को देख लेते हैं, Q को कितना हो गया 13 तिया 39, Q के यहाँ कितना मिला था बाबू 36, मिला 39 को फायदा हुआ।
हुआ कि नहीं हुआ। और आर को देखिए कि 13 चौका 52, पहले यहाँ इसको कितना मिला था, 27 मिला था, और मिलावटी कितना 52। तो फायदा किसको किसको हो गया, तो फायदा क्यू और आर को फायदा हुआ। तो आंसर में क्या हो गया, फायदा क्यू आर को होगा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत है? फिर से एक बार समझा देते हैं जल्दी में। 117 रुपया था, उसमें 3 आदमी को बांटना था, पी क्यू आर को देना था, और किस किस अनुपात में देना था, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में उसको देना था। लेकिन गलती उसको पैसा बांटने में हो गया और दे दिया 2 और 3, 4 के अनुपात में। तो जब गलती पैसा बांटने में हो गया तो किसको फायदा हुआ, ये पूछ रहा है प्रश्न, फायदा किसको हुआ, है ना। तो इसके लिए हमको क्या किए कि पहले इससे देखेंगे कि इससे कितना कितना पैसा देना था, पहलका वाला से 1/2, 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4 के अनुपात में देता था, कितना कितना रुपया देता। अब फिर जो गलती हो गया था उससे देखेंगे कितना कितना रुपया में दिया है, तो दोनों में अंतर करेंगे तब ना पता चलेगा कौन में फायदा हो कौन में नुकसान हो गया। तो यहाँ पे दिया था बटा में, तो बटा में जोड़ घटाव करने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है, आएगा उतना ही, आएगा वैल्यू उतना ही। लेकिन देखो 1/2 है, तो फिर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 को भिन्न के जोड़ निकालिए, फिर गुना भाग कीजिए, टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करें कि इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या में बदल दिए। उसके लिए हम प्राकृतिक संख्या में क्या करते हैं, बदलने के लिए नीचे वाला को भिन्न के जोड़ लेते हैं, तो 12 आया था और सब में 12 से गुना किए तो 6, 4, 3 आया। तो कुल अनुपात बराबर कुल रुपया, तो यहाँ लगा दिए कुल रुपया। तो एक्स का वैल्यू कितना है 9, इसलिए पी क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 54, 36 और 27। इसी तरह इसमें भी किए कुल अनुपात बराबर कुल रुपया, तो जोड़ दिए सबका कितना 9x बराबर 117 और x का वैल्यू 13। तो P को वैल्यू मिला 26, Q को वैल्यू मिला 39, R को वैल्यू मिला 52। तो अब अपने से देख लो किसको ज्यादा मिला है। तो आंसर में क्या होगा आपको कि Q तथा R को ज्यादा रुपया मिला। आंसर क्या होगा, Q तथा R को ज्यादा रुपया मिला, यही तो आंसर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है, प्रश्न है कि वह कौन सा भिन्न है, भिन्न माने P/Q के रूप में है ना, कि वह कौन सा भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। तो कोई एक भिन्न होगा जो x होगा, उसका अनुपात तो वही है किसके साथ, 1/27 के साथ। कोई भिन्न है उसका अनुपात वही है किसके साथ, 1/27 के साथ, जितना 3/11 का 5/9 के साथ है। यही प्रश्न पूछ रहा है, यही कह रहा है कि वह कौन से भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। तो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है, और वो भिन्न कौन सा है, तो भिन्न x है कि नहीं। तो इसका x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो x अनुपात माने बट्टा, तो क्या हो जाएगा 1/27 हो जाएगा ना, बराबर 3/11 और अनुपात 5/9 होगा कि नहीं होगा, क्या बोली। अच्छा ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि 3 3 आई 9, ऊपर वाला से सबसे नीचे वाला कट जाता है, करता है ना, ना गुना होता है, सॉरी गड़बड़ हो जाता है। हाँ ई वाला से ई वाला कटेगा, और ई वाला से ई वाला कट सकता है, 3 से 11 कट सकता है और 3 से 9 कट सकता है, लेकिन कटेगा नहीं। ठीक है, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं हम इसको, तो आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो नीचे वाला ऊपर के साथ गुना होता है और बीचे वाला के साथ होता है। ठीक है, तो 9 तिया 27x, अब 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27x हो गया, और एक गुना करेंगे तो नीचे 1 के रह जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसी तरह नीचे वाले ऊपरे वाले के साथ, अब बीच वाला के साथ, तो 9 तिया 27 और बटा 55। अब देखो दोनों जने 27 है तो खत्म हो गया। तो x का वैल्यू कितना मेरे पास आ गया 1/55, ये हमारा हो जाएगा अंतर 1/55, यानी 1:55। ये बोल रहा था कि वह कौन सा भिन्न है, तो भिन्न x है जिसका अनुपात 1/27 के साथ वही है जो 3/11 का अनुपात 5/9 के साथ है। यही प्रश्न था। तो देखो आगे प्रश्न संख्या 18 नंबर में है कि 2400 जैसे
8400 को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा, में भी क्या है जी, देखो तो प्रश्न में डी में, हाँ सर, में है ना, मी छूट गया था। इस प्रकार बांटा गया कि ए तथा बी के, बी तथा सी के, सी तथा डी के अनुपात क्रमशः 2:3, 4:5 तथा 6:7 है। इनमें से ए का भाग कितना होगा? तो बाबू ए का भाग देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी सी डी का पूरा अनुपात निकालेंगे, तब करेंगे कुल बराबर कुल, ऑल बराबर ऑल। तो क्या करेंगे, ए बी सी डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालेंगे। तो ए अनुपात बी का वैल्यू कितना दिया, 2:3, बी अनुपात सी का 4:5 और सी अनुपात डी का 6:7, यही तो दिया है ना। जो भी खाली है उसको भर देना है। तो अनुपात में 3 कर दीजिए, अनुपात में 3 कर दीजिए, अनुपात में 5, खाली सब बगल वाला से, बगल वाले को देख करके, इधर 4 है तो इधर 4 चला जाएगा, यहाँ अनुपात इधर 6 है तो यहाँ 6 चल जाएगा, यहाँ 6 है तो 6 चल जाएगा। अब इसको एबीसीडी का अनुपात निकल जाएगा हमारे पास। तो 8 6 का 48 अनुपात 24 तिया 72 अनुपात 30 तिया 90 अनुपात और 105, यही ना आया। अब लग रहा काट कुट होगा 3 से, कितना से, 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 35 तिया, यानी ए बी सी डी का अनुपात क्या आया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात कितना आया, 16:14, 24 ना है, 24 अनुपात 30 अनुपात 35। तो ये पूरा अनुपात है और इसी से आपको बांटना है पैसा, लेकिन अनुपात में दिया है। तो मान लो इनमें से ए का भाग कितना है, तो ए को मिला रुपया मान लो x है, बी को भी इतना x हो गया, सी को भी इतना x हो गया, सबका जोड़ दीजिए, कुल बराबर क्या होगा, कुल, कुल बराबर, कुल मन समझते हो ना, ऑल, कुल मने ऑल। तो कुल अनुपात बराबर क्या होगा, कुल रुपया, तो कितना होगा कुल रुपया 8400। तो जोड़िए कितना है, 16 और 24 40, 40 30 70 105, 105 x बराबर क्या होगा 8400 हुआ ना। तो 5 से काट सकता है लगता है कि, तो 5 से काटेंगे तो काटिए, तो 5 दूना 10 21, ये 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 एकम 5 3 और 5 6 30, 4 5 8 40, इतना x बराबर हो गया। तो 21 7 7 21 8 8 28 है ना। सर 35 में होगा सर, 3 से काटे, 5 से काटे थे जी, 5 से काटे, हाँ 8 कम 8, देखिए तो 8 एकम 8 3, ठीक है। तो 80 बार में, हाँ ये क्या बार में कट रहा है, 8 बार में, 21 8 68 से होता है, तो 168, तो यानी 8 है, 0 ऑलरेडी था ही, तो x का वैल्यू कितना आया, 80 आया। तो x का वैल्यू 80 आया, तब पूछा है कि a का भाग कितना है, तो 80 को, a का भाग कितना है, a का भाग 16x था, तो क्या होगा 16 गुने 80 बराबर 88, 16 8 28 80, 128, 16 8 28 16 44 होता है, 128 पे एगो जीरो बैठा देंगे, इतना रुपया एक को हमको देना था, 1280 रुपया है आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, अलग अलग अनुपात में दिया था, पहले हमको क्या करना होता है, एबीसीडी का निकालना होगा, एबीसीडी का जैसे निकल गया हो जाएगा आंसर, ठीक है। कैलकुलेट हो गया रोहित, कैलकुलेट हुआ। देखिए आपका प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग कितना है, 64 है, जबकि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात इतना है और दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात इतना है, यानी कि 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या है ना, तो अनुपात में दिया है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 3:5। दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 5:8। तो इसको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो दूसरा संख्या और दूसरा संख्या दोनों मिलल है ना, दोनों बराबर, अलग बराबर नहीं रहता है तब गुना करते इधर से उधर, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3:5:8 सीधे सीधे। लेकिन अगर 5 5 ये दोनों बराबर अगर नहीं होता आपस में, तो क्या करते हैं, हमको बराबर करने के लिए इसको 5 को इधर से करते हैं, 2 को 2 अगर रहता है यहाँ पे तो 2 को इधर करते हैं, 5 को इधर करते हैं, तब फिर हो जाता है। समझ में आया बात। तो पहली दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात इतना हो गया,
तो कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग इतना है ना। तो दूसरी संख्या क्या करेंगे, तो कुल अनुपात बराबर कुल वैल्यू, तो क्या हो गया, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 और 5 8 13 और 3 16 x बराबर हो गया 64। तो x का वैल्यू कितना हो गया 4। लेकिन अभी इसका जी नहीं भरा है, अभी कह रहा है कि तो दूसरी संख्या क्या है, संख्या पूछ, तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या कितना होगा, ये दूसरा है ना, तो 5x होगा। तो कितना होगा दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया, दूसरी संख्या बराबर 5 गुने 4 बराबर 20। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या दिक्कत है राजीव, कोई दिक्कत है? बहुत इजी था। अगर ये दोनों बराबर नहीं रहता तो फिर क्या करते हम लोग, बगल से करते, इसको 5 को अनुपात दे के यहाँ लिख देते, इसको 5 अनुपात ऐसे करते बराबर अगर नहीं रहता तो। लेकिन अभी सेकंड जो संख्या दोनों आपस में बराबर है, तो सिंपल आसानी से आ गया पहला दूसरा संख्या। और कुल अनुपात बराबर कुल वैल्यू, तो कुल अनुपात कितना हो गया 16 अनुपात, यानी 16x बराबर कितना हो गया 64। तो यहाँ x क्या हम लिखे, बोलोगे x क्यों लिखे, तो संख्या बराबर क्या हो गया x, संख्या बराबर x। तो संख्या का वैल्यू पूछता तो कितना आता 4 आता, लेकिन दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या कितना होगा 5 गुने 4 बराबर 20। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न है 20 नंबर कि दो संख्याओं के समांतर माध्य। पहले समांतर माध्य क्या होता है आप लोग पता पढ़ाए थे, दो चीज रूट अंडर कहाँ होता है जी, समांतर माध्य रूट अंडर ए भी होते, कौन बोल दिया, मध्यानुपात बराबर बोले थे रूट अंडर ए भी, पिछले दिन मध्यानुपात न था, कल की बात बोल रही हो ना। तो मध्यानुपात जो था n बराबर था रूट अंडर ए बी था, ऐसे था। समांतर माध्य हरात्मक माध्य दूसरा दिन बहुत पहले एपी जीपी पढ़ा रहे थे ना, संख्या श्रेणी नंबर ये सब उस समय। तो देखिए समांतर माध्य बराबर x प्लस वाई बटा 2 होता है, इस समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। और वो हरात्मक माध्य होता था तो 2xy बटा x प्लस वाई होता था, ये होता है। तो रूट अंडर ए भी कहां से बोल रही हो, मध्यानुपात निकालना होता है तब रूट अंडर ए भी होता है, तब ना होता है। चलो देखते हैं, देखो यहाँ पे दो संख्याओं के समांतर माध्य का समांतर माध्य बराबर देख लो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं कि जो समांतर माध्य होता है, माध्य बराबर x प्लस वाई बटा 2। समांतर माध्य का इन संख्याओं में से एक संख्या का, तो दो गो संख्या है ना, एगो x है एगो y है, तो इन संख्याओं में से एक संख्या के साथ का अनुपात कितना है 3:5 है। तो ये जो संख्या है इसमें से कोई एक और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए x ले लेते हैं, चाहे y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते लीजिए, y भी ले सकते हैं। इनमें से दोनों में से कोई एक ही को ले कह रहा है कि इन संख्याओं में से किसी एक के साथ का अनुपात क्रमशः 3:5 है, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ क्या अनुपात है, तो इतना बराबर कितना है, कितना अनुपात है 3:5, यही ना है। तब इसमें से हमको क्या ज्ञात करना होगा, सर एक छोटी संख्या, तो इसमें से कौन एगो बड़ी संख्या होगा एगो छोटी संख्या होगा। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई बटा 2 अब बटा वाई अनुपात है, तो ये मेन बटा हो गया, होता है ना। अब बराबर कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। आगे अगर कैलकुलेट करते हैं तो x प्लस वाई बटा 2y हो जाएगा। वाई स्क्वायर कैसे होगा, नीचे कुछ नहीं था एक है, नीचे वाला ऊपर जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 2y हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 3/5। तो देखो सामने वाला के सामने वाला के 5 होगा, हाँ सामने वाला के साथ सामने वाला का वैल्यू होता है, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 3 है, 2x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 5, ऐसे है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 यहाँ चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, तो अगर हम यहाँ कर देते हैं इसको 3 दूना 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा कि नहीं, 2 हटेगा तो यहाँ से झूठो बोल दिया का राजीव। देखो x प्लस वाई है, लजाने शर्माने वाली बात नहीं है कि नहीं, भाई है ना हम, कोई दिक्कत नहीं। 3 बटा क्या है 5 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसमें 5 से गुना करेंगे, तो ना हम 5 से इसको ना करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको करेंगे तो 6xy हो जाएगा।
लेकिन हमको y को भी यहीं छोड़ देते हैं, खाली y को इसको भेजते हैं, तो इसको गुना होगा तो गुने 2 हो जाएगा यहाँ से हट के, तो यहाँ कितना फिर हो जाएगा 6 हो जाएगा। बराबर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है। तो यानी कि कहने का मीनिंग हो गया कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 6 है और y का मान कितना है 5 है। तो अगर y का मान हमको दे दिया 5 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो कि नहीं। ये x प्लस वाई मिला के 6 है तो y का वैल्यू 5 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 1 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ कितना अनुपात है। छोटी संख्या 1 हो गया, 1 हो गया, अब बड़ी संख्या कितना 5 हो गया, 1:5 आंसर हो गया। 1:5 आंसर दिया है, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत। अगर यहाँ पे हम x भी मानते ना, यहाँ पे x तब भी यही अनुपात आता, कोई दिक्कत हुआ बाबू। तो ये हो गया हम लोग का अनुपात समानुपात और मिश्रण का चैप्टर समाप्त हो गया। और जितने सारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, अगर पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट चैनल है। इस पे आपको फ्री में जितना सारा कोर्स है, जितना सारा टॉपिक है आप कवर कराया जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।